हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जाने थे, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। इसके अलावा दो क्षेत्र और भी बताए थे, जो चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, राष्ट्रीय आय को कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में राष्ट्रीय आय होता क्या है। राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को और उसका उत्पादन और उसमें होने वाले वृद्धि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु और सेवाओं के प्रवाह, उसका उत्पादन और उसमें जो वृद्धि होता है, इसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को मुख्यतः हम तीन भागों में ज्ञात कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय को तीन तरीका से ज्ञात किया जा सकता है। पहला है उत्पादन विधि, उसके बाद आय विधि, उसके बाद व्यय विधि। तो तीन विधि से क्या कर सकते हैं? किसी भी राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। उसमें पहला पढ़ना है आय विधि। आय विधि से हम राष्ट्रीय आय का भी गणना कर सकते हैं। तो आय विधि क्या होता है? तो उत्पादन के कारणों से मिलने वाले प्रतिफल का योग करके राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं। जो भी चीज हम उत्पादित किए और उसको जब हम बेचेंगे तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं। लेकिन इसको गणना करने में कुछ कठिनाइयां भी होती है। तो वो क्या क्या कठिनाइयां हैं? जैसे यह वहीं पर लागू हो सकता है जहां उत्पादन के कारण ज्ञात हो। यानी यहाँ पर इससे क्या पता लगा सकते हैं कि यह वहीं पर लागू होगा जहां पर वस्तु उत्पादित की गई हो। जबकि भारत में अधिकतर लोग ऐसे हैं जैसे समोसे वाले, इन सब का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण आय की गणना करने में कठिनाई होती है। जैसे समोसा वाले, चाहे जो रोड आर पर बेचते हैं सामान, उन सब का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, जिस कारण इन सब का आय का पता नहीं चल पाता है, जिससे आय को गणना करने में क्या होता है? कठिनाइयां होती है। इसके बाद है, इस विधि से केवल सरकारी और निजी जॉब तक ही सीमित रहता है। यानी इस विधि से हम केवल सरकारी और निजी कंपनी या निजी व्यक्ति के आय का ही हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। इसके बाद आता है व्यय विधि। व्यय विधि क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में हर बिंदु पर होने वाले व्यय ज्ञात हो तब हम व्यय और बचत को जोड़ करके राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं। जैसे कोई भी आदमी है, वो क्या करे? कोई सामान खरीदे और उसको बेच दे, फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा तो बेचे हुई वस्तु का दाम और जो बच गया उसका दाम जब जोड़ देंगे तो उस व्यक्ति का इनकम पता चलता है। इसी तरह हम जब किसी वस्तु को खर्च करते हैं और जो बचाते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो जिससे क्या पता चल जाएगा? राष्ट्रीय आय का गणना ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यय और बचत को जोड़ करके भी हम राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ समस्या आता है। वो समस्या क्या है? तो समस्या है भारत में बिना रसीद की लेन देन की समस्या। यहाँ पर भारत में क्या होता है? अधिकतर लोग सामान लेते हैं तो रसीद लेना भूल जाते हैं, जिस कारण क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाइयां होती है। तथा ज्यादातर खर्च का पंजीकृत नहीं हो पाता है, जिसमें हम सब जितना भी ज्यादातर खर्च करते हैं उस सब का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण भी क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाइयां होती है। तो आइए आगे है तीसरा विधि, उसको कहते हैं उत्पादन विधि। तो उत्पादन विधि क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने का सबसे अच्छा विधि जो है उसको कहते हैं उत्पादन विधि। तो यह क्या है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे सही तरीका क्या बनकर उभरा है? उत्पादन विधि। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्पादन विधि है। आगे जानते हैं और इससे परिभाषा निकल कर क्या है राष्ट्रीय आय का? तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? तो किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवा के मौद्रिक को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी किसी भी वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के सेशन को क्या कहते हैं हम? वित्तीय वर्ष। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
राष्ट्रीय आय के बाद आता है राष्ट्रीय आय को दर्शाने वाली विधियां। राष्ट्रीय आय को हम किस किस तरीका से दर्शा सकते हैं, तो इसके दर्शाने वाली विधियां मुख्यतः 4 है। पहला है जीडीपी, दूसरा का है एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अब ये क्या होता है जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद है एनडीपी, एनडीपी को कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसके बाद है जीएनपी, जीएनपी को का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके बाद है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस सब चारों को बारी बारी से आइए पढ़ते हैं। तो पहला है जीडीपी, जीडीपी को क्या कहते हैं? तो जीडीपी किसी खास या एक वित्तीय वर्ष में, वही वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो किसी खास वित्तीय वर्ष में कुल घरेलू उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कुल घरेलू उत्पादित यानी अपने देश की सीमा के अंदर जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ है एवं वस्तु के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी अपने देश की सीमा में, इसे अन्य तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं और सेवा के मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश का जो बाउंड्री के अंदर अपने देश में जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ है वो सभी किस में आ जाता है? जीडीपी में आ जाता है। यह जरूरी नहीं है कि देश में उत्पादन किसी विदेशी द्वारा हो या स्वदेशी द्वारा हो, यानी अपना देश में जो उत्पादन है ये जरूरी नहीं है कि कोई विदेशी कंपनियां ही करे या कोई भारत का ही करे, किसी का भी करे, खाली अपना देश के बाउंड्री के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये सभी किस में आ जाएगा? जीडीपी में आ जाता है। इसके बाद है तो जीडीपी बराबर जो होता है एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन को जोड़ते हैं तो जीडीपी होता है। अब ये डिप्रिसिएशन क्या है? तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं, वो वस्तु को क्या करते हैं? जब लाते हैं बाजार से, जिस माध्यम से लाते हैं, जैसे ठेला हुआ, गाड़ी हुआ, इस सब को लाने में जो खर्च होता है उसी सब को क्या करते हैं? मूल्यह्रास कहा जाता है। या किसी वस्तु को लाए, वो कभी कभी खराब हो गया, उसको मरम्मत कराने में जो खर्च लगता है उसी को क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहा जाता है। ये जानते हैं मूल्यह्रास क्या होता है। मूल्यह्रास अर्थात डिप्रिसिएशन, तो मशीनों के कल पुर्जे खराब होने पर उसे ठीक करने के लिए जो रुपए लगाते हैं उसे मूल्यह्रास कहते हैं। कोई भी सामान लाए, फिर वो जिस मशीन से लाए वो मशीन अगर रास्ते में खराब हो गया तो उसे ठीक कराते हैं, और ठीक कराने में जो रुपये लगता है उसी को क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। इसके बाद है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसके बाद है जीडीपी। तो जीडीपी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है? तो जीडीपी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। ये पूरा अपना देश के जीडीपी में इसका 13% योगदान है। तो महाराष्ट्र का जीडीपी में कितना योगदान है? 13%, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? जीडीपी के अनुसार राज्य है। इसके बाद आता है जीडीपी के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? जीडीपी के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की गणना का मूल अवधारणा क्या है? तो किसी भी राष्ट्रीय आय की गणना करते ये जीडीपी पर टिका रहता है कि जीडीपी के अनुसार ही क्या करते हैं? ज़्यादातर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा भाग जो है सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत में 3 गो क्षेत्र बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो जिसमें से सेवा क्षेत्र से क्या होता है? सबसे ज़्यादा धन का प्राप्ति होता है भारत को। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र होता है उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। कृषि से रिलेटेड जितना भी क्षेत्र होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र यानी बैंकिंग सेक्टर का क्या है? सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान है। इसके बाद आता है किसी भी देश में आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो कोई भी देश में आर्थिक वृद्धि यानी कोई भी देश ज़्यादा विकास कर रहा है, इसके लिए हम किससे मापते हैं? तो उस देश का हम जीडीपी देखते हैं कि वो जीडीपी कितना है। इस जीडीपी के अनुसार हम पता लगाते हैं कि वो देश कितना विकसित है।
इसके बाद है जीडीपी के अनुसार दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी जीडीपी के अनुसार दुनिया का सबसे 10 बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन है। तो इसमें आता है सबसे पहला पर अमेरिका। अमेरिका का लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर क्या है, जीडीपी है। तो सबसे पहले कौन आता है, अमेरिका। उसके बाद चीन, चीन थोड़ा सा ही अमेरिका से पीछे है। इसके बाद है जापान, जापान के बाद आता है जर्मनी, जर्मनी के बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद भारत, भारत का जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद है 7वां पर आता है फ्रांस, 8वां पे इटली, 9वां पे रूस आता है और 10वां पे कनाडा आता है। तो भारत जीडीपी के अनुसार 6ठे नंबर पे आता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका आता है।